ऑलराइट जी। अभी हमने किया क्या, आई जस्ट ओपन एन आर्टिकल और उसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स थे। और फिलिंग द ब्लैंक्स भी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी किस्म की नहीं है, बड़े सीधे साधे कन्वेंशनल स्टाइल के फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। और ड्यूरिंग योर एकेडमिक करियर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व भी किए होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आज आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल है वो तो बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, अगर मैं ये कहूँ कि आपसे पैराग्राफ नहीं पढ़ा जा रहा था, तो ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है इसमें काफी सारे ऐसे वर्ड्स थे जिसका मीनिंग आपको नहीं आता। इसमें से हो सकता है बहुत सारी लाइंस ऐसी थी जब आपने पढ़ी तो आपको समझ ना आया। देर इज अ पॉसिबिलिटी। वे गुड। अब एक चीज को समझना, उसके बाद मैं आपको टेक्निक सारी बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा रियल ग्राउंड होना चाहिए। मोस्टली पीपल थिंक कि जब हम किसी एकेडमी में जाएंगे, टीचर को ये पता नहीं कोई ऐसी ट्रिक बताएगा और पेपर सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। नो डाउट अबाउट दैट, हो जाता है। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। अगर फीमेल्स है तो हम कुकिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, और अगर कोई मेल्स है तो हम ड्राइविंग की या राइडिंग की एग्जांपल ले सकते हैं। मे बी जो फीमेल्स यहाँ पे बैठी हैं, अगर आप घर पे रेगुलर कुकिंग करते हैं, मे बी यू आर एट अ लेवल कि अगर आपने खाने में नमक मिर्च वगैरह डालना है, आप हाथ से जैसे चुटकी भर कर डाल देते, आपको पता है कि सही डालें। और जो नया बंदा होता है वो चमचों के साथ डाल रहा होता है, कितने चम्मच डालने हैं और क्वांटिटी नोट करते हैं। सेम गोज फॉर द लाइक मेल्स पर्सन। अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर आपने नई नई सीखी है तो चलते चलते बंद भी हो जाती हैं, कई बार स्टार्ट भी नहीं होती है, कई बार आपको टेक्निकलिटीज का नहीं पता होता। और जब आप एक्सपर्ट होते हैं तो कई लोग हाथ छोड़ के भी बाइक चला लेते हैं, व्हीलिंग भी कर लेते हैं। नया बंदा नहीं कर सकता। इफ यू आर न्यू टू द रीडिंग, इफ यू आर न्यू टू द आइल्स रीडिंग, डोंट एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन ओवरनाइट। मैंने आपको आज टेक्निक बताई है, आप कल कहे जी मेरा 6 बैंड 7 बैंड आ गया है, मेरे 13 में से 12 ठीक हो गए हैं। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस। थोड़ा सा रियल ग्राउंड पे चलते हैं। उसके लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो टेक्निक्स हमने बतानी है। फिर आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जब आप थोड़ा सा स्किल्ड हो जाएंगे, फिर आप इस लेवल पे आएंगे कि बाइक हाथ छोड़ के चला लें और खाने के अंदर नमक मिर्च अंदाजे से डाल दें और वो सही होगा हर दफा। इस बात को समझते हैं? अग्री? तो आप सबको पता आप कितने पानी में, इसलिए मैंने आपको एक मिनी टेस्ट दिया था। आपको भी अंदाजा हो गया कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए व्हाट यू नीड और कहाँ तक जाने की जरूरत है। ओके। दूसरी बात ये, अभी हमने एक और एग्जांपल भी की थी जिसमें हमने उर्दू और इंग्लिश को कंपेयर किया। जब हम फॉरेन लैंग्वेज में जाते हैं तो वर्ड मीनिंग और वर्ड का जो अभी वहां पे अभी मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई जिसमें लिखा था कि इम्प्लाइड मीनिंग वो ले रहे होते हैं। ठीक है। इसमें कई ऐसे सारे वर्ड्स हैं जिनका लिटरल मीनिंग या लिटरल सेंस कुछ और बनती है, मगर उसका टेक्स्ट के अंदर उस लाइन के अंदर इम्प्लाइड मीनिंग ही कुछ और है। सॉल्व करेंगे भी आपको नजर आ जाएगा। सो इस चीज को सीखने के लिए, इस लेवल पे आने के लिए, इट टेक्स टाइम। अब आ जाते हैं टेक्निक्स के ऊपर। ऑल अराउंड द ग्लोब मोस्टली, अगर आप इंटरनेट पे चले जाएं अभी इसी वक्त, मोस्टली टीचर्स कहते हैं कि जी स्किम और स्कैन करना चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, वो टेक्निक अच्छी है। मगर अगेन टेक्निक्स के लेवल्स होते हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया, एक बिगिनर लेवल है और एक एक्सपर्ट लेवल है। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं और मैं आपको टेक्निक एक्सपर्ट लेवल की बता दूं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मैं कहूंगा चलो जी बाइक हाथ छोड़ के चलो, आप कहेंगे सर अभी तो मैंने सीखी भी नहीं, मैं कैसे हाथ छोड़ के चला लूं। ठीक है। जो स्किम स्कैन है ना, नो डाउट इज अ गुड टेक्निक। इट मेक्स यू पेपर डू इन अ फास्टर वे। बट वो एक्सपर्ट लेवल पे जाके आप अप्लाई करते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा, आपसे पेपर नहीं सॉल्व होगा। कोई एक सवाल कर लेंगे, दो कर लेंगे, और 80% ऑफ द क्लास को समझ ही नहीं आने का आंसर कैसे निकले। जी मैं हकीकत बता रहा हूँ। स्टूडेंट चाहे बोलता नहीं है, मगर एक्चुअली दिल में वो कह रहा होता है यार, पता नहीं आइल्स होना है कि नहीं होना है, आता है दिल में। दिल में ख्याल आ गया आपके, ठीक हो गया। सो ये मुझे पता है ये आपके दिल में क्या चल रहा होता है। मे बी आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप कुछ नहीं कहते टीचर को, बट प्रॉब्लम इज देयर। ठीक है। हम इसको डिफरेंट वे में करेंगे ताकि ग्राउंड से अच्छा तैयार हो और अच्छा पेपर दें। यहाँ तो ये है ना कि जी बहुत पैसे हैं सर, कराई जो कल भी पेपर देना है, परसों भी देना है, हम 10 पेपर बुक करा सकते हैं, बड़े पैसे हैं हमारे पास। ठीक है ना। तो मैं आपको फास्ट वे आपको बता दूं,
तो यहाँ अच्छे से तैयारी करें, एक ही दफा पेपर दें। टारगेट ये होना चाहिए कि 1 गो में इसको क्लियर करना। गुड। बाकी पे जितना बैंड चाहिए उसके हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा। आप में से भी यहाँ पे क्लास में कुछ लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं। आपकी एजुकेशन में डिफरेंस है। प्लस आपने स्कूलिंग पता नहीं इंग्लिश मीडियम से की उर्दू से की है। फिर ये भी नहीं पता कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या थी आपकी। कितने फैक्टर्स हैं इसके अंदर। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको एक टेक्निक बता और आप उसको अप्लाई कर लेंगे। लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। ठीक है। और उसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो लास्ट मोमेंट में पढ़ने वाले हैं। ओके हो गया। जब भी आप आइल्स का पेपर सॉल्व करना है बिगिनर लेवल पे, ऑलवेज प्रेफर टू रीड द पैराग्राफ्स। नो स्किम एंड स्कैम, आई डोंट प्रेफर एट द बिगिनर लेवल। अगर आपके दिन में सवाल आ रहा है कि पेपर कंप्लीट कौन करेगा, तो इस लेक्चर के एंड पे बात करेंगे कि पेपर कंप्लीट कैसे करना। बात यह है कि पेपर अगर आपने 40 के 40 सवाल कर लिए हैं स्किम स्कैन से, और ठीक ही सिर्फ 5 सवाल किए हैं, तो कितना बैंड आएगा। 2 बैंड में नहीं बनना आपका। तो अगर आपने 1 घंटे में सिर्फ 14 सवाल किए और वो 14 के 14 ठीक हो गए, तो आपका फिर भी 4.5 3 बैंड बन जाएंगे। मेकिंग सेंस। तो हम इसको जरा अदर वे अराउंड लेके चलते हैं। सो पहली बात यह है कि पढ़ के करना है। अगर आप अभी बिगिनर लेवल पे, अगर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट लेवल पे हैं, फिर आपने हो सकता है भी सारे आंसर निकाल भी लिए हैं। ये बात समझ आ गई है। तो हम थोड़ा सा स्टाइल चेंज करेंगे। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस की, थोड़ा सा फोकस करते हैं इधर। एज पर द मेथड, चाहे आपने इसको पढ़ के करना है चाहे स्किम स्कैन करना है, वो एक अलग चीज़ है। क्वेश्चंस हमेशा पहले पढ़ना है। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। इंस्ट्रक्शन से लेके चलते हैं इसको। उसने कहा जी कंप्लीट द नोट्स बिलो। मीन्स इसकी सिंपली वो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दे रहा है। और इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर आती हैं, जैसे लिसनिंग के पेपर में आती है नो मोर देन 2 वर्ड्स। इस इंस्ट्रक्शन की मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आंसर मैक्सिमम 2 वर्ड्स का हो सकता है, मिनिमम 1 वर्ड का भी हो सकता है। और जितने आंसर्स है उसमें नंबर कोई नहीं आना, मीन्स कोई भी आंसर डिजिट में नहीं आएगा। अगर कोई आंसर नंबर में है तो वो टेक्स्ट में ही लिखा होगा। जैसे FOUR 4 कोई आंसर है, वो टेक्स्ट में होगा। वो 4 आप फिगर में नहीं लिखेंगे क्योंकि इंस्ट्रक्शन परमिशन नहीं दे रही है। दूसरी बात उसने कहा जी फ्रॉम द पैसेज। जितने आंसर्स हैं वो कॉपी एंड पेस्ट हैं। रीडिंग के पेपर में आप कभी भी आंसर अपने पास से नहीं लिखते। यू ऑलवेज राइट आंसर विच इज रिटन देयर। कोई ना कोई वर्ड वहां पे लिखा होता है, वो एग्जैक्ट वर्ड पिक करना होता है। ये इंस्ट्रक्शन हमें पता लग गई है। 1 वर्ड आंसर एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू दिस। इसमें मैक्सिमम 2 वर्ड्स आंसर जा सकता है, और लिखना पैसेज से है। अब आगे उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी। अब आगे जाने से पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 8 के 8 आंसर निकाल लिए। 1 2 3। ठीक है जी। व्हाट अबाउट ऑनलाइन फ्रेंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। आपने भी निकाल ली। ठीक। और जी 2 3 लोग हैं, 6 की हैं, 3 की हैं, 4 की हैं, डन हो गए। चलिए पहले इनके आंसर्स लिख लेते हैं और फिर देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे हैं। फिर उनकी ज़रा लोकेशंस फाइंड आउट करते हैं और एक चीज़ समझते हैं कि नोट्स जब आते हैं तो नोट्स के अंदर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। ओके जी, नंबर 1 का आंसर क्या है। मैं भी ज़रा खोल लूँ आंसर शीट तो मैं आपको बताता हूँ जो आप बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। अगर आपका आंसर गलत है तो आपने करेक्ट आंसर भी लिख लेना साथ, इसके बाद में हम इस पर बात करते हैं। ठीक है जी, क्या आंसर बताया जी, डियर एंटलर्स। करेक्ट है जी। डियर एंटलर्स इज द करेक्ट आंसर। DEER डियर, ANTLERS। नंबर 2 का आंसर क्या है जी। टिम्बर पोस्ट्स। करेक्ट है जी। TIMBER टिम्बर, POSTS पोस्ट्स। What about number 3? Tree trunks. TREE tree, TRUNKS trunks. What about number 4G? Oxen. OXEN. Oxen is the correct answer. What about number 5G? Glaciers. GLACIERS.
CIERS, glaciers. And what about number 6? Druids, DRUIDS, D for Delta. Druids, DRUIDS. Number 7, G. Number 7 is burial, BURIAL. Burial, BURIAL. And what about number 8? Calendar, CALENDER. हाँ जी, आंसर्स लिख लिए सबने? अभी सही गलत उसको छोड़ देते हैं, ठीक है जी। अब आपने काम करना है, ठीक है, अगर आप बोर्ड पे जरा देखें तो इस पूरे आर्टिकल को उन्होंने कोई भी लेबलिंग नहीं किया। अब क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसको समझना चाह रहे हैं, हम अपनी सहूलत के लिए इसको खुद से लेबल कर लेते हैं। जितने पैराग्राफ्स हैं उनको अल्फाबेटिकली लेबल कर ले, जैसे ये ए है, ये बी है, इस तरह करके लेबल कर लें। तो पहले पेज पे आपके ABCDE 5 पैराग्राफ हैं, अल्फाबेटिकली A, B, C और D। एक एक पैराग्राफ को लेबल कर लें, ठीक है जी। और अगर आप अपने दूसरे पेज पे आते हैं तो फिर आपके पास बनेगा जी FGHIJ और आखिरी पैराग्राफ K बनेगा। 1 2 3 4 5 6, दूसरे पेज पे 6 पैराग्राफ, तो टोटल 11 पैराग्राफ से पहले पेज पे A to E बनेगा और सेकंड पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ F से लेके K बनेगा। अभी एग्जाम में नहीं करना, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ जब आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपने सीखना है चीजों को। हाँ जी, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? लेबल हो गया ABCDEEFGHIJ। ओके जी, अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा, वो आपने लिखनी है। और कहाँ पे लिखनी है? यहां पर अपने आंसर्स के साथ, इसके साथ साथ लिख लें। आंसर्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है, लिखते जाए, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखें। नंबर 1 के आंसर के साथ यहाँ पे लिखें, बल्कि मैं भी टाइप करता हूँ ताकि आपको जरा समझ आ जाए क्या लिखना। और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये एग्जाम में नहीं करना, ये आप प्रेप में करेंगे। वी गुड? ठीक है, मतलब को सर जी ये भी करना एग्जाम से है? आप अपने आंसर के साथ यहाँ पे लिख लें B और उसका लिख लें 2-4। इसका मतलब है कि ये वाला आंसर जो ना पैराग्राफ B में सेकंड से फोर्थ लाइन के अंदर लिखा हुआ। अभी लिखते जाएं, पीछे आर्टिकल भी नहीं जाना, जस्ट राइट इट डाउन। इसके साथ लिख लें यहाँ पे B4-5। ये सेकंड पैराग्राफ में, यहाँ पैराग्राफ B में चौथी और पांचवी लाइन में आपको मिल जाएगा। नंबर 3, इसका आंसर आपको मिलेगा D में, D1-3। 1 से 3 लाइन के अंदर पहली 3 लाइंस को अगर पढ़ेंगे ना, तब ये वाला आंसर मिलेगा आपको। नंबर 4 का रेफरेंस है जी डेल्टा 5 till 7, मींस D5-7। फोर्थ पैराग्राफ लाइन नंबर 5 और 7 में जाएंगे तब ये वाला आंसर मिलेगा। नंबर 5 का रेफरेंस है E1-5, E1-5। नंबर 7 का रेफरेंस है, सॉरी, नंबर 6 का रेफरेंस है G फॉर गोल्फ 1-3, G1-3। और नंबर 7 का रेफरेंस है I फॉर इंक, I1-4, 1 से 4 लाइन। और नंबर 8 का रेफरेंस है J1-4। हाँ जी, लिख लिया सबने? 6 केमिस्ट्री G1-3 और 7 का है I1-4। हाँ जी, सबने नोट कर लिया? ठीक है, अब आप सुने टेक्निक कैसे बनती है इसकी, ये टेक्निक आपने अप्लाई कैसे करनी है और नोट्स क्या होते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स आर कंसिडर्ड टू बी द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑन द रीडिंग पोर्शन।
पहली चीज आपको इसके अल्फाबेट्स देख के पता लग गया होगा कि सारे आंसर सीक्वेंस के अंदर है, आंसर शफल नहीं होते जैसे लिसनिंग के पेपर में होते। तो पहली बात आज आपने सीख ली है कि यार आंसर्स फिलिंग द ब्लैंक्स हमेशा सीक्वेंस में आएंगे। गुड। ठीक है। एक बात आपको और यहाँ पे नजर आ रही है कि कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स में आंसर नहीं है, फॉरवर्ड मोशन है मगर कंसेक्यूटिव नहीं है। मतलब 1 और 2 का आंसर तो पैराग्राफ बी में है, और 3 का आंसर पैराग्राफ डी में है, सी को तो वो छोड़ गया। यार आप बोल रहे हैं जो स्टेज 2 के बाद जो पॉइंट्स हैं कंप्लीट है वो एक तरह से हिंट है उस पैराग्राफ की कि ये पैराग्राफ है। परफेक्ट हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। जो एक्चुअली पैराग्राफ सी है वो इन बुलेट्स में कवर्ड है। ये पहले 2 आंसर पैराग्राफ बी के हैं, फिर सी के हैं, और फिर वो डी पे चला गया। आप वो सीक्वेंस में ही रहे, मगर ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का फोकस होता है जहां पे ब्लैंक है वो उस वाली बुलेट पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। गुड। आगे जी नंबर 3 4 आपके इसमें है, और अगर आप 5 की बात करें वो आगे ई में है, फिर एफ में है, फिर जी में है, आप सीक्वेंस आ गए। फिर एच उसने छोड़ दिए और आई में चला गया, और फिर आई के बाद सीधा जे में चला गया। मीन्स उसने 2 दफा जंप लिया, एक बार सी का और एक बार एच का। ठीक है। अब अगर आप इसको ओवरऑल देखें, आपने में भी सीखा कि यार जो फर्स्ट पोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द पैसेज में होते हैं। तो ये तो एंड तक जा रहे हैं सवाल, पहले पैराग्राफ बल्कि दूसरे से लेके तो ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ तक जा रहे हैं। टोटल के हमने मार्क किया है, तो जे में आंसर जाके निकला कैलेंडर का आपका। सीखने की बात क्या है यहाँ से, ठीक है, जो चीज नोट करनी है आपने, आपके जो आते हैं ना नोट्स कंप्लीशन। ठीक है। नोट्स कंप्लीशन में आंसर होते तो फॉरवर्ड मोशन में है, मगर उसमें जंप होता है, कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स में आंसर नहीं होते। अब अगर आप एक आंसर सर्च कर रहे हैं और आपको आंसर नहीं मिल रहा और आपको हमने से कहा कि जी आंसर सीक्वेंस में है, तो स्टूडेंट क्या करता है, कई बार वो उसी पैराग्राफ में उसके अगले पैराग्राफ में बार बार पढ़ रहा होता है, यार आंसर नहीं मिल रहा, आंसर नहीं मिल रहा। बेसिकली यू स्टार्ट वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपको पता है और आपको पढ़ना है, तो आप जो पढ़ रहे हैं समझ आ रहा है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि यार यहाँ पे तो आंसर नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि आंसर आगे चला जाएगा। ये चीज फिर आपने जेहन में रखनी है, दिस इज द टाइम मैनेजमेंट और द अप्लाइंग ऑफ द टेक्निक। तो नोट्स कंप्लीशन में फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर याद रखना है, वो आइल्स के पेपर में देयर कुड बी अ जंप। जरूरी नहीं कि हर बार होगा, मगर होता है। इसीलिए वो कहते हैं नोट्स कंप्लीट करें, और कभी कहते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करें, देयर इज अ डिफरेंस। लॉजिक के इस पैराग्राफ में सेम है। एग्जैक्टली। ठीक है, वो भी आगे एक और एग्जांपल है, वो भी करेंगे। ये वाली बात याद रहेगी अपनी बुक पे, इसको कहीं पे लिख लें कि जब भी नोट्स कंप्लीशन आते हैं आंसर होंगे तो फॉरवर्ड मोशन में, मगर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर जंप आ सकता है, पैराग्राफ का गैप आ सकता है। इसलिए वहां पे उसी पैराग्राफ या अगले पैराग्राफ पे टाइम नहीं वेस्ट करते रहना। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक सब ओके है? गुड। ऑलराइट जी। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। अब आंसर को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और हमें कैसे पता चलेगा इस पैराग्राफ में आंसर नहीं है, ये भी तो सीखना है अब हमने। ये तो ओवरऑल टेक्निक की बात हो गई है। अगर तो आप चाहते हैं ना सही वाली तैयारी करना, सही वाली समझते हैं क्या होता है सही वाली? सही वाली मीन्स के अगर आप चाहते हैं कि यार आपको क्वेश्चन पे वर्कअप करना आता हो, अंदाजे से आंसर ना निकले। एक होता है यार तुक्का लगाया लग गया, चलो जी हम खुश हो जाते हैं नंबर आ गए। मगर अगर आप चाहते हैं ना कि मैंने इसमें 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो 27 में से 25 ठीक ही होंगे आपके, वो सही वाला होता है। आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगर मैंने पेपर 27 मार्क्स का किया ना, मेरा 6 बैंड तो वैसे ही आ जाना है, मेरा 5 आ जाना है। फिर आपको वो प्रेशर नहीं होता कि 40 के 40 करने हैं। तब टाइम मैनेजमेंट आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पेपर में रश नहीं आता। जब आप डुबियस होते हैं ना, फिर आपकी कोशिश होती है यार सारे कर लेता हूँ कोई तो ठीक होगा, फिर जो कर रहे होते हैं वो भी गलत, और सारे के चक्कर में टाइम का प्रेशर आ जाता है। फिर आपको घंटा कम लगना शुरू हो जाता है। अगर आप कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हैं ना, आपको पता है मैंने 29 की मेरा 6.5 बैंड है एकेडमिक में। ठीक है। और अगर मैं जीटी की बात करूं तो मेरा 33 34 आ रहा है, तो मेरा 6.57 बैंड आ रहा है। आप सुकून से पेपर करते हैं, पेपर में कंट्रोल नहीं है ना आपके पास, तो पेपर आपके हाथ से जा चुका है ऑलरेडी। when you have the control of that 1 hour, you are managing the paper, you know what you are doing। तो फिर वो तभी होगा जब आपको वर्कअप करना आता है, आप कॉन्फिडेंटली पेपर को कर रहे होंगे, रश नहीं करेंगे। गुड। अब हम वो सीखने लगे।
वो कंट्रोल कैसे लेना है पेपर के ऊपर? ओके हो गया? जितनी खामोशी से मेरी बात सुनी, मुझे लगता है बड़ा सीरियस होकर सुन रहे हैं। चलो जी, अब आपको टेक्निक बताने लगा, और इसके अंदर हम इम्प्लाइड मीनिंग को भी अप्लाई करेंगे। आइल्स में इम्प्लाइड मीनिंग सीखना कैसे है। आप में से काफी सारे लोगों ने पहला आंसर मुझे दे दिया था, डियर एंटलर्स। ठीक है, और मैंने आपको अभी इसका रेफरेंस भी दे दिया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि पैराग्राफ 2 में, बी में इसका चल रहा है। जिन्होंने रिक्वेस्ट की है रिकॉर्डिंग की, आई एम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग द लेक्चर, सो डोंट वरी, आई विल शेयर इट विद यू। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, अभी मैं आपको काम दूंगा, फिर मैं आपको गाइड करूंगा। सिर्फ और सिर्फ, इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन, जस्ट दिस पर्टिकुलर लाइन, ये वाली स्टेटमेंट आपने मुझे आइडेंटिफाई करके देनी कि वहां पे कहाँ लिखी हुई है, क्योंकि एज इट इज तो नहीं लिखी हुई है। पैराग्राफ बी में लाइन नंबर 2 to 4 में कौन कौन से वर्ड्स उसने यूज किए हैं एज इट इज, और कौन कौन से वर्ड्स उसने सिनोनिम्स यूज किए या पैराफ्रेज किए। जस्ट वर्क ऑन दिस वन लाइन। ऑल राइट जी, द डिच एंड हेंच वर डग, इसके लिए क्या यूज किया उन्होंने? डिग यूज किया उसने, यहाँ पे डाइव। ऑलमोस्ट उसने ये जो है ना, ये सेम ही यूज कर लिए हैं। वो फॉर्म्स को हम रहने देते हैं। डिग है, डग लिखा हुआ है तो ओके है, इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम वर्ड है, वो हमें फौरन से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। डिच भी एज इट इज यूज किया है, हेंच भी एज इट इज यूज किया है, डग भी एज इट इज यूज किया है। आसान हो गया निकालना। ठीक है, उसके बाद ये पॉसिबली यूजिंग के लिए क्या यूज किया? यूजिंग को यूज कर दिया, ठीक है। व्हाट अबाउट पॉसिबली? मे, परफेक्ट हो गया। इसकी जगह उसने मे का वर्ड यूज किया, और ये मेरा ख्याल है बहुत सिंपल सी वकैब है, आपको मे और पॉसिबली का ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव पता होगा। डन हो गया। मेड फ्रॉम की जगह कुछ यूज किया इसने? ये है इम्प्लाइड मीनिंग। फैशन का मतलब तो कुछ और होता है, हमने जो पढ़ा हुआ है एक जनरल सेंस में। अगर मैं वैसे ही वर्ड फैशन का यूज करूं तो एकदम कपड़े जेन में आ जाते हैं, या किसी का एक प्रेजेंटेशन जेन में आ जाती है, ऐसी ही है, क्योंकि हमने उसका एक लिटिल मीनिंग सीखा होगा। यहाँ पर फैशन आउट का तो उसने कुछ और ही मतलब बना दिया। मेकिंग सेंस? दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। कभी कभी वो सिनोनिम यूज करते हैं, पॉसिबली का आ गया में, कुछ जगह पे उन्होंने एज इट इज वर्ड्स यूज करने हैं, डिच, हेंच, डग, सिर्फ फॉर्म चेंज करते हैं। दे मेक इट इजी। वो कह लें कि लाइन का रेफरेंस दे देते हैं, स्टार्ट करते हैं बात, जब आंसर देना होता है उसके आगे पीछे वाले वर्ड पैराफ्रेज या टोटली एडवांस लेवल पे सिनेमाइज कर देते हैं। ट्रिक ये है, ब्लैंक से पहले, और अगर ब्लैंक आपकी सेंटर में तो ब्लैंक के बाद, जैसे ये वाला ब्लैंक है नंबर 3, इससे पहले और इसके बाद ये वाले वर्ड्स प्राइमरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जिसको हम प्राइम कीवर्ड्स बोलते हैं। बाकी जो सेंटेंस के बाकी सारे वर्ड्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, मगर वो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं आपके। अब अगर आपको मेड फ्रॉम और फैशनड आउट ऑफ का फ्रेज मैच नहीं करना आएगा, आपको आंसर नहीं मिलना डियर एंटलिस्ट। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि ये आंसर है इसका, बिकॉज इट विल नॉट मेक सेंस टू यू। दैट इज वेयर द वोकैबुलरी कम्स इनटू प्ले। बात समझ आ रही है? इसलिए आप एग्जैक्ट लाइन पे चले जाते हैं, आपको पता है कि इसी लाइन में आंसर है, वर्ड कभी आगे वाला और कभी पीछे वाला लिखा था, क्योंकि वो मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं हो रहा होता। अब मैंने आपको कहा था कि कब पता लगेगा कि ये वर्ड लिखना है, या कब पता है कि इस पैराग्राफ में आंसर है, और कब इस पैराग्राफ को छोड़ के आगे चला जाना है। वो सारी की सारी गेम, माय डियर फ्रेंड्स, आपके कीवर्ड्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी, ये जो अभी हम कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, इसी के अंदर सारी गेम है आपकी। ये मुझे वर्ड वैसे ही बहुत पसंद है, की वर्ड। की का मतलब क्या होता है? चाबी। तो ये चाबी है ताला खोलने की। अगर आपने कीवर्ड्स को सिर्फ एक समझा ना कि अंडरलाइन करना है, और उसके बाद फटाफट जाके पैराग्राफ में अंडरलाइन कर देना है, और वो अंडरलाइन क्योंकि गेम खेल रहे हैं आप, तो सर जी आपको कीवर्ड्स का मतलब ही नहीं पता। कीवर्ड्स मींस के उसमें गेम है, और उसी के आगे पीछे सारा कुछ घूम रहा होता है। अगर आप स्किम स्कैन कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश भी वीक है, ये तो ऊपर से क्या, बाउंसर के ऊपर से भी बाउंसर चला जाना, को पता ही नहीं लगना किधर गया। गुड, दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि रीडिंग करें। रीड, इफ यू रीड
देन यू विल बी एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। आप जब रुकेंगे आपको लगेगा यार इधर ही आगे पीछे के आंसर है, क्योंकि जैसे बगली लाइन में जाएंगे आपको नजर आ रहा होगा यार ये तो अगले किसी वर्ड की बात कर रहे हैं, वो तो वर्ड्स इधर जाके मैच हो रहे हैं। इट मीन्स इट हैज टू बी देयर इन दीज 1 2 और 3 लाइन्स, जिसको हम कहते हैं कि पिन पॉइंट करना, लोकेशन पे जाना, लोकेशन के अंदर से जाके फिर आंसर निकालना। यहां तक मुझे बताएं, बात समझ आ रही है? गुड। अब जो आप सीख रहे हैं ना इसको कहते हैं क्या हम, ठीक है मैं यहाँ पे एक और चीज लिखने लगा हूं, इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ। जो ये काम अभी मैंने आपसे करवाया इसको कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं वोकैब मैच। अगर आप चाहते हैं कि आइल्स के पेपर के अंदर चाहे लिसनिंग का है, चाहे रीडिंग का है, चाहे आप राइटिंग करें या अगर आप स्पीकिंग भी करते हैं और आपके पास अच्छी वोकैबलरी इनरिच्ड हो जाए वोकैबलरी के साथ, तो माय डियर फ्रेंड्स वोकैब मैच पे काम करने से, वोकैबलरी डेवलप करने के दो तरीके होते हैं। एक है कि एक वर्ड मैंने पढ़ा मुझे उसका मीनिंग ही नहीं आता, यू हैव टू गो टू द डिक्शनरी, गूगल कर लें, डिक्शनरी में जाएं, उसका मीनिंग देखिए कि लिटरल मीनिंग क्या है, इसको कहते क्या है। ठीक है। अब जैसे हमने आंसर लिखे डियर एंटलर्स, एंटलर्स क्या होते हैं? ऊंचा बोले। क्या? सींग। ठीक है। हिरन के जो सींग होते हैं, ठीक है। और ये वो वाले सींग नहीं, ये जो बारहसिंगा होता है ना इसको हम बारहसिंगा बोलते हैं, ये वो वाले एंटलर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आमतौर पे सींगों के एंटलर्स ही बोलते हैं। ठीक है। अब आपको एंटर का मीनिंग ही नहीं आता, तो उसका जो मीनिंग देखें जाके आपको उसका लिटिल मीनिंग तो आया पता, ये होगी वोकैब डेवलपमेंट। ठीक है। अब आपने अगर आइल्स का पेपर सॉल्व करना है तो खाली वोकैब डेवलपमेंट से पेपर नहीं सॉल्व होगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आपको चाहिए वोकैब मैचिंग, और वोकैब मैचिंग पेपर के अंदर से निकलती है, वो डिक्शनरी से नहीं निकलेगी। अभी मैंने डिक्शनरी तो नहीं यूज करी, मैंने बस बताया कि आंसर इस लाइन में है, आपने मुझे मैच करके दिया कि ये वर्ड इधर लिखा है, ये वर्ड इधर लिखा हुआ। शुरू में इट्स गोइंग टू बी पेन टेकिंग आपको, क्योंकि नहीं आता करना, एक लाइन पे हो सकता है 10 10 मिनट लग जाए, मगर हम सीख रहे हैं। जब आपको सीखना आ जाएगा, आप इसको प्रैक्टिस में लेके अगर, तो जब आप इसको पेपर में करेंगे ना विद इन 1 आवर, वो ऑटोमेटिकली आपसे मैच हो रहा होगा, आपको पता होगा कहाँ पे क्या लिखा होगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर आपकी स्पीड तेज होगी रीडिंग की, फिर आपका पेपर 1 घंटे के अंदर 40 सवाल भी सॉल्व करके देगा, चाहे आप पढ़ के कर लें इसको। दैट्स हाउ द प्रोसेस रन्स। वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि स्किम स्कैन करेंगे तो पेपर सॉल्व हो जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं तो ऐसे पेपर सॉल्व करता हूँ। स्किम स्कैन मुझे तो समझ नहीं आता, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स लगती हैं। यहाँ तो फिर इंग्लिश लेवल आपका ठीक ठाक लेवल पे हो, आप 2 लाइनें छोड़ के तीसरी लाइन पढ़े तो आपको समझ आ जाएगा क्या लिखा हो। अगर आप रिलेट नहीं कर सकते देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इन द पेपर। हर लाइन दूसरी लाइन से जुड़ी होती है, फिर मसला हो जाएगा, फिर आप स्किम स्कैन में फंस जाएंगे बहुत ज़्यादा। आर वी गुड? ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई एम गोना गिव यू 5 मिनट्स टाइम, जितनी स्टेटमेंट्स के भी वर्ड मैच कर सकते हैं ना करें, यहां से लेके यहाँ तक जितने भी कर सकते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा कहाँ पे क्या लिखा होगा। ठीक है। सिर्फ मुझे vocab मैच करके देनी, मैंने रेफरेंस आपको बता दिया कि कहाँ पे किस लाइन में आंसर लिखा हो, जस्ट ट्राई टू वर्क इट आउट अ बिट। अच्छा, और ये नहीं कि मेरे आंसर ठीक है तो मुझे जरूरत नहीं है, आंसर ठीक है गलत है, यू हैव टू डू इट। करें इसको। ओके जी, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये भी सेम पैराग्राफ में है, पैराग्राफ बी में, और इसके लिए मैंने कहा था पेज 4, वो 4 और 5 लाइन है। इसमें मेरा ख्याल है मे हैव का तो उसने वैसे यूज किया होगा सेम। इसमें जो मेन वर्ड उसने पैराफ्रेज किया वो अरेंज था, इसकी जगह क्या किया उसने? ठीक है, वंस हेल्ड अ रिंग ऑफ। ठीक है। अब आपने एक चीज ये याद रखनी है, जब आप वोकैब मैच पे काम करेंगे ना, आप सिनोनिम्स नहीं ढूंढ रहे हैं, कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स मिल जाएंगे मगर एक्चुअली इसने उसको पैराफ्रेज किया होता है, और वो एक एक वर्ड में नहीं आएगा, वो फ्रेज में आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, वहां पर हो सकता है एक लाइन लिखी है उसकी, दैट इज द पैराफ्रेजिंग। जो भी हमने कल ऐसे में भी बात की थी ना, इस तरह आपको पैराफ्रेजिंग सीखनी आ जाएगी। तो यहाँ पे अरेंज की जगह उसने यूज किया है वंस हेल्ड अ रिंग ऑफ, और डीप इट्स एज इट इज यूज कर लिया था। इनसाइड की जगह उसने एक वर्ड यूज किया था, वेरी गुड, इनसाइड की जगह उसने विद इन का वर्ड यूज किया है, और द सर्कल एज इट इज था, परफेक्ट हो गया।
अच्छा, मैं एक चीज छोड़ गया पीछे, ये जो वर्ड कंस्ट्रक्शन है, इसके जगह किसने यूज किया? ये भी पैराग्राफ बी में ही है, फर्स्ट लाइन में, बिल्ट, परफेक्ट। और ये जो स्टेज वन है, इसके लिए इसने क्या यूज किया? फर्स्ट भी यूज किया, एक और भी यूज किया उसने, वो भी बताएं। इसी लाइन में लिखा हुआ है, अर्लीस्ट। द अर्लीस्ट कंस्ट्रक्टेड, आगे जो लाइन है ना, वो एक्चुअली फर्स्ट स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। अर्लीस्ट मींस पहली, और फिर उसने आगे फर्स्ट भी लिखा हुआ। गुड हो गया। अब आप आ जाए पैराग्राफ सी में और मुझे बताइए स्टेज टू के लिए क्या लिखा हुआ उसने। ये छोड़ दिया, ये किया ही नहीं। कितने लोगों ने नहीं किया ये दो बुलेट्स को? अच्छा, अब आपके कीज बताने लगा हूं, ठीक है। अभी मैंने कहा था अगर सही वाली तैयारी करनी है तो, सही वाली तैयारी का मतलब है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो भी लिखा है ना, उसको मैच करना है, क्योंकि हम सीख रहे हैं, पेपर तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना। जब पेपर सॉल्व करें तब तो हम उन बुलेट्स पे फोकस होते हैं जिसमें आंसर होता है। जब आप सीख रहे हैं, अभी वो कैप डेवलपमेंट की बात हो रही है, फिर उसको भी करना था। चले, जिन लोगों ने किया है, कोई मुझे बता सकते हैं स्टेज टू की जगह उसने क्या वर्ड यूज किया? सेवरल हंड्रेड ईयर्स लेटर, ठीक है। तब आपको पता लगा कि ट्रांजिशन हो रही है, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फेज, परफेक्ट हो गया। ये उसने फ्रॉम की जगह एक वर्ड यूज किया, एक ने एक फ्रेज यूज किया, वो क्या किया आपने? ये सी पैराग्राफ में मिलेगा आपको। चलिए मैं आपको बता दूंगा, उसने इसकी जगह यूज किया हुआ है हैव बीन ट्रांसफर्ड ऑल द वे। हैव बीन ट्रांसफर्ड ऑल द वे, उसके आगे फिर उसने प्रेस्ली हिल्स लिखा हुआ था, और यहां पर उसने इसको फ्रॉम के साथ चेंज कर दिया। ना दैट इट मेक सेंस कि अच्छा ये सेंटेंस ऐसे बना होगा। गुड हो गया। और ये जो नेक्स्ट बुलेट है, इसमें उसने ट्रांसपोर्टेशन को एक्चुअली चेंज किया था। इसके जगह उसने लग का वर्ड यूज किया, LUG, लग। लगिंग मींस ट्रांसपोर्टेशन, वहां पे लग लिखा हुआ है इसकी जगह। ठीक हो गया जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें उसने क्या क्या पैराफ्रेजिंग की है? मैं आपको वर्ड्स हाईलाइट करता हूं। उसने एक्चुअली यूज्ड और टू मेक को जो है ना पैराफ्रेज किया। क्या लिखा है उसने? परफेक्ट हो गया। अगेन फैशन का वर्ड यूज किया उसने। अब एक चीज सीखनी है। नाउ दिस इज वेयर द एक्चुअली रियल गेम स्टार्ट्स। आपको समझ आएगी कि आइल्स वाले करते क्या। आप यहां पर उसने मेड फ्रॉम को चेंज करवाया, और यहाँ पे उसने यूज्ड टू मेक, और बीच में उसने एक्चुअली आंसर भी डाल दिया। मगर एक्चुअली ये तीनों वर्ड्स मिलेंगे तब जाके वो फैशन आउट ऑफ का एक सेंस बनेगी। दोनों जगह पे एक ही वर्ड यूज किया उसने अपने टेक्स्ट के अंदर, मगर उसने क्वेश्चंस में दोनों जगह पे उसको डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया। अब आपको समझ आएगी कि जब भी वो फैशन का वर्ड यूज करेंगे तो वो इस तरह यूज कर सकते हैं। नाउ एज यू विल बी कीप ऑन वर्किंग इन डिफरेंट पेपर्स, यू विल बी बिल्डिंग अप द वोकैबुलरी। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर यहीं पे आंसर लिखना है। ये जो आप सॉल्व करेंगे ये आपके नोट्स बनेंगे। देखिए आइल्स का कोई सिलेबस नहीं है। अगर फर्ज करें इस वीकेंड पे आपका पेपर है और मैं आपको कहता हूँ जी रिवीजन करें, तो क्या रिवाइज करेंगे? कोई बुक तो है नहीं जिसको पढ़ना है आपने, ठीक है ना। टेक्निक्स कैसे रिवाइज करेंगे? यहाँ तो आप कोई नया पेपर पकड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, वो तो होगी प्रैक्टिस। तो रिवीजन तो ना ना हो। रिवीजन का मतलब है आपने जब ड्यूरिंग द प्रैक्टिस जितने भी टेस्ट परफॉर्म किए उस पर आपने ये काम किया होगा। एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले मेरी वैसे प्रैक्टिस ही होती है कि स्टूडेंट टेस्ट ना परफॉर्म करें, आप सिर्फ रिवीजन करें। आपने कोई 30 40 50 अगर टेस्ट किए हुए हैं, एक एक टेस्ट खोलें, देखिए मैंने कितनी वोकैबुलरी तैयार की हुई है। क्योंकि 2 दिन बाद पेपर आपको सारी रिफ्रेश करनी है, क्योंकि चीज़ें भूल जाती हैं। आपको याद है कि यार ये मैंने आंसर गलत निकाला था, यहाँ पे मेरी ये गलती हो गई थी, ये वाली वोकैब मुझे समझ नहीं आई थी, ये स्ट्रक्चर मुझे समझ नहीं आया था, ये इम्प्लाइड मीनिंग मुझे समझ नहीं आ रहा था। ओके, आपको कम से कम 1 2 दिन लगेंगे रिवाइज करते हुए। 4 पेपर इकट्ठे देने हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, चारों को रिवाइज करके जाना है। तो मैं तो वैसे आखिरी हफ्ता नहीं टेस्ट करवाता स्टूडेंट को, जो मेरे पर्सनल सजेशंस होती हैं, आई डोंट प्रेफर। क्योंकि आखिरी हफ्ते में आपको लगता है जी मेरी तैयारी होगी, नंबर अच्छे आने चाहिए, देने नंबर अच्छे ना आए, डिप्रेशन।
होता है कि यार 3 महीने हो गए हैं, 2 माह हो गए हैं, मेरा तो स्कोर अभी भी नहीं आ रहा, परसों मेरा पेपर है। बेहतर है कि रिवीजन करें, दैट इज द थिंग व्हाट यू नीड टू डू। तो नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन होंगे ना, आपने तो नोट्स नहीं बनाए हुए। तो वो रजिस्टर्स पे काम करने वाला मेथड मुझे नहीं समझ आता, डू इट ऑन द पेपर, यहाँ पे काम करें। ठीक है, कभी मौका मिला तो ये मेरी बुक ले जाइएगा, देखिएगा मैंने कैसे काम किया और आपको नजर आ जाएगा। तो मैंने तो ऐसे ही आइट सीखा, तो जैसे मैंने सीखा ना मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। ऐसे आप कोई भी पेपर पकड़ेंगे आप उसको फौरन से सॉल्व कर लेंगे। और मे बी आपका एक लेवल आया कि 1 घंटे से पहले सॉल्व कर लें, पेपर ये 50-55 मिनट में भी हो जाता है। ठीक है, जब आपका एक लेवल आ जाता है तो फिर आपको लगता है ज्यादा टाइम दे दिया उन्होंने। गुड, आगे चलते, नंबर 4, पुल की जगह क्या यूज किया? हॉल्ट, HAULED, हॉल्ट का वर्ड यूज किया, डन हो गया। और उन्होंने जाइंट की जगह बिग वर्ड यूज किया हुआ, सुपर साइज्ड, परफेक्ट, डन हो गया। अच्छा, ये जो दिस देम दे आता है, इसमें देम को उसने किसको रिप्रेजेंट किया हुआ है? पुल्ड देम, देम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू स्टोन्स। ठीक है, इट, दिस, दे, देम, हु, इन वर्ड्स की ठीक ठाक सेंस होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पैराग्राफ में सेंटेंस पढ़ते हैं ना, वहां पे वो बार बार उसका नाउन यूज नहीं करता। ठीक है, वो फिर उसका रेफरेंस प्रोनाउन यूज करता है, इट का वर्ड यूज करेगा, दिस का वर्ड यूज करेगा। क्वेश्चन में भी ऐसे ही करता है। तब आपको फौरन से मैच होगा कि इट बात किसकी हो रही है, तब आपको क्वेश्चंस की समझ आनी शुरू होगी और आंसर भी निकल आएगा जल्दी। ऑलराइट जी, नंबर 5 वाले बुलेट में दे तो उसने अगेन ब्लू स्टोन्स के लिए यूज किया, ये वर्ब ब्रॉड के लिए उसने कुछ यूज किया, कैरेट। ठीक है, दैट कैरेट भी कर सकते हैं, कैरेट भी कर सकते हैं, परफेक्ट हो गया। अच्छा, ये स्टेज 3 के लिए क्या यूज किया उसने? स्टेज 3 के लिए उसने थर्ड फेज का वर्ड यूज किया। ठीक है, 5 के बताया तो है, ये वर्ब ब्रॉट, कैरेट, बाकी तो वर्ड्स उसने एज इट इज ही लिखे हुए, और ये दे को उसने ब्लू स्टोन्स कह दिया था। ओके जी, ये वाली स्टेटमेंट अगर किसी ने मैच किया है तो, और ये डिटो कॉपी सेम स्टेटमेंट एज इट इज लिखी हुई है, ये वाहिद स्टेटमेंट है पूरे इस पैराग्राफ की या इस पोर्शन की जो कि सेम टू सेम है, उसने एज इट इज उठा के वहां से स्टेटमेंट पेस्ट कर दी। ऐसा नहीं कि वो मुश्किल करते हैं, कभी कभी आसान भी देते हैं, ये एक्चुअली उसने आपको एक ट्रिक दी है कि अगर आपको नहीं मिल रहा ना रेफरेंस, तो यहां से मैच करके अगले क्वेश्चन पे चले जाए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको रेफरेंस दिया ना पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ एफ में एज इट इज लाइन लिखी हुई है, सेम डिटो कॉपी। ओके जी, इसके नीचे वाला जो बुलेट है आपका नंबर 6, अ थ्योरी अरोज या थ्योरी अरोज, इसकी जगह उसने क्या यूज किया? इसकी जगह उसने एक फ्रेज यूज की। पार्ट में उसने इस तरह से मेंशन किया हुआ है कि फिर जिस लाइन में आंसर है उसके एग्जैक्ट आगे मेंशन किया हुआ है इस थीम, तो उससे रेफर करेंगे जो ऊपर वाली बात थी। ठीक है, एक्चुअली इसने लिखा हुआ मेड द क्लेम, अगर इसके हम पैराग्राफ की सेंस करेंगे ना, थ्योरी अरोज, अब किसने किया नाम तो नहीं लिखा, वहां पे तो नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे तो नाम नहीं लिखा। यहां पर वो बता रहा है कि इन लोगों ने क्लेम किया, पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, तो थ्योरी आगे लिखी हुई है, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, तो थ्योरी वो ये उसने प्रूव नहीं किया तो वो क्लेम कर रहा है कि मुझे लग रहा है ये है। अब ये इसने इसकी पैराफ्रेजिंग की हुई है, थ्योरी और उसको उसने लिखा मेड द क्लेम। ठीक हो गया, 17th सेंचुरी एज इट इज आ गया। बाकी जो उसका फ्रेज है ना, दैट इट्स बिल्डर्स वर, इसकी जगह क्या यूज किया उसने? वॉज द वर्क ऑफ, वॉज द वर्क ऑफ, वो जो है ना वो इसको रिप्लेस कर रहा है, तब जाके सेंस बनेगी सेंटेंस की। पैराग्राफ में इसकी जगह उसने वॉज द वर्क ऑफ लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है दैट इट्स बिल्डर्स वर। सेल्टिक का वर्ड एज इट इज यूज कर दिया, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, उसने इसको एज इट इज यूज किया। प्रॉपर नाउन्स को चेंज नहीं करते, वो जो नाम होते हैं वो एज इट इज आता है।
ठीक हो गया जी। ऑलराइट जी, इसका आंसर तो सर ड्रूइड्स, DRUIDS। इसका आंसर पे लेके चलते हैं, मैं समझाता हूँ आपको, ये वोकैब मैच करने से। DRUIDS, बस। ये काइंड ऑफ पीपल हैं इस ट्राइब के। ये काइंड ऑफ वो लोग हैं जो रिचुअल्स करते हैं। जैसे अगर आप देख लें, मौलवी साहब जैसे हैं, ठीक है ना, वो एक ऑर्डेन्ड पर्सन है। वो सारे आके आगे रिचुअल्स करते हैं। या जैसे क्रिसमस में आ जाए तो आपके प्रीस्ट वगैरह हैं। तो अगर आपने कोई रिचुअल सेरेमनी करानी तो वो एक बंदा नॉमिनेटेड है कि ये करेगा। तो ड्रूइड्स वो लोग होते थे इस ट्राइब के अंदर। ठीक है। तो सेल्टिक इज अ ट्राइब बेसिकली। हाँ जी, पेशा बेसिकली, एग्जैक्टली। अच्छा जी, जो अगली स्टेटमेंट है 7 की, यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी एक्सपर्ट्स अग्री। इसकी जगह उसने एक फ्रेज यूज किया है, वो क्या है? मेजोरिटी ऑफ मॉडर्न स्कॉलर्स। मैनी का आगे मेजोरिटी, एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स, मॉडर्न स्कॉलर्स। और जो ये फ्रेज है ना, इसकी सेंस बनेगी कि मेजोरिटी ऑफ मॉडर्न स्कॉलर्स, तो वो एक्सेप्ट का वर्ड, अग्री का वर्ड बीच में आ जाएगा। सॉरी, अग्री के लिए उसने एक और यूज किया हुआ है। मैनी एक्सपर्ट्स के लिए मॉडर्न स्कॉलर्स है, मेजोरिटी मॉडर्न स्कॉलर्स। एग्री के लिए उसने एक वर्ड वहां पे लिखा हुआ है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है जब ज्यादा सारे लोग किसी बात पे मुत्तफिक हो जाए। ठीक है। तो अग्री, जब ये पूरा फ्रेज बनेगा तो तब उसकी एक सेंस बनेगी। उसके बाद एक और फ्रेज है, इट हैज बीन यूज्ड एज अ। इसकी जगह क्या यूज किया? वंस सर्व द फंक्शन ऑफ। ठीक है। पैराग्राफ में इसकी जगह उसने लिखा हुआ है वंस सर्व्ड द फंक्शन ऑफ। और साइट की जगह सिंपली उसने ग्राउंड का वर्ड यूज किया हुआ। ये वाली स्टेटमेंट उसने ऑलमोस्ट पूरी ही पैराफ्रेज कर दी। ठीक है, मुश्किल था ये वाला स्टेटमेंट। 6 भी मुश्किल था, 7 भी मुश्किल है, और 8 में भी उसने ऐसे ही किया। 1960s एज इट इज आ गया। इट वॉज सजेस्टेड, इसकी जगह क्या यूज किया उसने? परफेक्ट हो गया। इट वॉज सजेस्टेड, एक्चुअली किसी ने सजेस्ट किया था, तो वहां पैराग्राफ में वहां पे एस्ट्रोनॉमर का नाम लिखा हुआ है, द एस्ट्रोनॉमर जेरल्ड हॉकिंस। तो ये उसकी पैराफ्रेजिंग है या उसका रिप्लेसमेंट है। उसके बाद इट की जगह अगेन वो सारे स्टोन्स की बात ही कर रहे हैं। ठीक है। वर्क की जगह उसने एक और चीज यूज की, ऑपरेटेड, परफेक्ट। और अ काइंड फॉर्म। ठीक है जी, अब समझ आ गया? तो करना क्या माय डियर फ्रेंड्स, आंसर गलत है या सही है? अगर आपने अच्छे से वोकेबलरी डेवलप करनी है ना, तो ये वाला काम करना पड़ेगा। ये मत सोचे कि मैंने आंसर सही निकाली तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। इसमें देखिए भी कई वर्ड्स हैं, आपने आंसर ठीक निकाला है, फिर भी अब आपको पता लगा होगा अच्छा ये लिखा है, क्योंकि उस वक्त आपका फोकस आंसर पे था। तो एग्जाम में आंसर भी फोकस होना चाहिए, मगर आंसर तक पहुंचने के लिए पीछे बैकग्राउंड में तो आपको वोकेबलरी पे काम करना है ना। वोकैब पे काम करेंगे तो एग्जाम में स्पीड आएगी। वी गुड? ठीक है। इन 8 क्वेश्चंस में से कोई ऐसी अगर स्टेटमेंट है जिसको आप अभी तक इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है मुझे समझ नहीं रही है क्या लिखे, आंसर कैसे निकले, वो मुझे बताएं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नहीं तो फिर मैंने आपको समरी की टेक्निक बता दूंगा। आउट ऑफ दिस 8 क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन स्टिल यू वांट टू डिस्कस? हाँ जी, नहीं करना, आगे चलें। सर 7 का क्या पूछे, बताए मुझे, मसला बताएं थोड़ा सा। हाँ जी, कौन से वाले की बात कर रहे हैं? हाँ जी, वंस सर्व द फंक्शन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7 सर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पूछ रहे हैं सिर्फ, तो इसका बरियल आंसर है, बरियल। अगर आपने समझना है तो मुझे बताएं फिर। समझना है? ठीक है। और जी, हम इसको जरा दोबारा से ब्रेक करते हैं। यहां पे लिखा है जी, मेनी एक्सपर्ट्स अग्री इट हैज बीन यूज्ड एज अ डैश साइट। ठीक है। हम इसके सीधा पैराग्राफ पे चलते हैं। पैराग्राफ आई है इसका, आई कौन सा बनता है? सेकंड लास्ट। ओके जी, इस पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ते और मैच करते जाते हैं। यहां पे लिखा है
if the facts surrounding the architects and the construction of Stonehenge remain shadowy at best. ये वाली लाइन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, पूरे आर्टिकल में लिखा है जी कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज्यादा डुबियस है. द पर्पस ऑफ द स्ट्राइकिंग मॉन्यूमेंट इज इवन मोर ऑफ अ मिस्ट्री. उन्होंने कहा जी चले बनाया किस तरह या किसने बनाया उस पर तो सवाल है ही है, बनाया क्यों है इस पे इससे भी बड़ी मिथ है. ये सेकंड लाइन पर्पस पे आ गया. While there is consensus among the majority of modern scholars, अभी आपका पहला कीवर्ड वहां पे मैच हो गया कि एग्रीमेंट है ज्यादातर स्कॉलर्स का, that Stonehenge once served the function of, उसका मेन यूज क्या था, डैश ग्राउंड. अब बीच में सिर्फ एक बरियल का वर्ड है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये सिमेट्री है, वो कह रहे हैं कि बेसिकली कब्रिस्तान बनाया था उन्होंने. गुड. तो ये वाला वर्ड मिसिंग है, बाकी सारे वर्ड्स तो मैच हो गए. अब एक्चुअली वोकैब मैच से आंसर निकलता है, आपकी वोकैबुलरी मैच है ना, इससे आंसर समझ आता है. मतलब आप ये वर्ड्स उधर वो हो रहे हैं तो उस पे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इसका ऐसे. हाँ जी, मैं इसका आंसर ना ऑफ रिकॉर्ड आपको बताना चाहता हूँ, मैं जरा रिकॉर्डिंग बंद कर दूं. ठीक हो गया. Alright जी, आई थिंक एटलीस्ट यू नो हाउ टू वर्क अप द फिलिंग द ब्लैंक्स. एक्चुअली जो मैंने आपको अभी टेक्निक बताई है ना, ये आइल्स के पेपर की यूनिवर्सल टेक्निक है. अगर आपने इस पे काम कर लिया कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, चाहे ट्रू फॉल्स है, मैचिंग या कुछ भी है. बेसिक क्राइटेरिया यही है. अच्छा बहरहाल अभी हम चलते हैं सीधा समरी पे. मैंने आपको नोट्स कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन में डिफरेंस बताना है क्या है. ठीक है, हम अभी बाकी क्वेश्चन स्किप करेंगे. आप इसके पैसेज 2 पे क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ. और जी ये पेज आपकी बुक में 75 बनेगा. अगेन वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स, बट यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स की उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर या टाइप चेंज कर दिया, द वे दे आर आस्किंग द क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन स्टेटमेंट स्टेट्स कंप्लीट द समरी. अभी जो हमने किया था वहां पे लिखा था कंप्लीट द नोट्स. अब वैसे देखिए तो हमें ब्लैंक्स को ही फिल करना है, मगर ऑब्वियसली अगर उसने समरी का और नोट्स का तो डिफरेंस तो होगा. इसमें उसने एक और चीज की है, उसने हमें वर्ड बैंक दिया है नीचे. ठीक है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्रेजेस जब ऐसे लिखते हैं इसको हम वर्ड बैंक बोलते हैं. जो नीचे जो वर्ड बैंक होता है, कभी कभी इसमें वही वर्ड्स लिखे होते हैं जो पैराग्राफ में लिखे हुए हैं. ठीक है, कभी कभी, मगर मोस्टली ये उसके सिनोनिम्स होते हैं. अब यहां पे काम और मुश्किल है. एक आर्टिकल में रफली, ये जो आपका आइल्स का एक आर्टिकल है 2 पेज का, इसमें कितने वर्ड्स होंगे? कितने सर? उच्चा बोलो सर. 1800 नहीं, 1800 सर. यस, इट्स राउंड अबाउट 1000 वर्ड्स, राउंड अबाउट. ठीक है, कुछ आर्टिकल्स में 700, 800, 900. ठीक है, 1000 को टच करते हैं. 1000 वर्ड्स में से मैं अगर आपको कहूँ जी 4 वर्ड्स निकाल दें, बड़ा मुश्किल काम है. और अगर मैं नीचे कहूँ ये 6 वर्ड्स में से 4 वर्ड्स निकाल दें तो काम बड़ा आसान होगा. अगर पेपर में हेल्प गिवन है तो फिर मुश्किल भी हो जाएगी साथ. अगर उसने आपको हेल्प दी है ना, साथ ही वो ट्विस्ट क्रिएट करेगा. अब यहाँ पे वो क्या करता है, उसने 1000 वर्ड्स को साइड पे कर दिया. उसने कहा जी ये 6 वर्ड्स है, इसमें से 4 वर्ड्स आंसर है. ठीक है, तो वो 4 वर्ड्स वो एज इट इज वाले नहीं देगा जो पैराग्राफ में लिखे हुए हैं. अब आपने यहाँ पे डबल काम करना होता है. पहले तो आपने इसके कीवर्ड्स को मैच करना है पैराग्राफ में जाके, और पैराग्राफ में आइडेंटिफाई करना है कि इस ब्लैंक में आएगा क्या, जैसे भी हमने किया. ठीक है, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द वर्ड कि ये वाला वर्ड आंसर है, उस वाले वर्ड को फिर आगे हमने दोबारा इधर मैच करना है कि इसमें से कौन सा वर्ड उसका सिनोनिम लिखा हुआ है या जिसका मीनिंग वो बनता है. तो इस वाले के अंदर आपको डबल वकैब मैच करना पड़ता है. जो अभी हमने किया उसमें सिंगल वकैब मैच था, मगर उसमें टारगेट क्या था, वी हैव 1000 वर्ड्स टू चेक फॉर. 8 वर्ड्स निकालने हैं हमने 1000 वर्ड्स में से. यहाँ पे इसलिए फिर डबल वकैब आ जाती है. तो वही वाला काम 2 दफा. मेक सेंस? ओके, इसकी टेक्निक आपको बताने लगा हूं और इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये एक हमारा छोटा सा पैराग्राफ है. ठीक है, इस वाले आर्टिकल के भी पैराग्राफ्स को लेबल कर लें जरा. इसका जो आर्टिकल है ये एआई वाला, इसके पैराग्राफ्स को लेबलिंग कर लें, ABCDEFGHI इस तरह कर लें. ठीक है जी.
आपका ये जो एआई वाला पैराग्राफ है, इसके लिविंग विद द एआई, पहले पेज पे 4 पैराग्राफ्स हैं, ए बी सी डी हो जाएगा। और सेकंड पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 पैराग्राफ्स हैं। तो ई से लेके तो एंड पे ये के तक जाएगा अगेन। नहीं मिस्टी, ई एफ जी, वो जो फर्स्ट वाला है ना वो, हाँ जी, के तक ही आ रहे हैं, के फॉर काइट, नहीं, ठीक है। जो पैराग्राफ आई है ना, आई फॉर इंक, उसमें आंसर है इसके सारे, एक ही पैराग्राफ में सारे आंसर हैं। जल्दी से वो पैराग्राफ पढ़ें, आंसर आइडेंटिफाई करें और नीचे से मैच करके इसके आंसर लिखें। पैराग्राफ आई, सिर्फ पैराग्राफ आई पढ़ना, इसको सॉल्व करें। हाँ जी, व्हाट इज द ऑप्शन फॉर नंबर 24? ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर नंबर 24, परफेक्ट है जी। सी का 24 का आंसर है सी, अवेलेबल रिसोर्सेज। व्हाट अबाउट 25? 25 इज ए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। एंड 26 इज ई, प्रोफेशनल अथॉरिटी। ठीक है, अच्छा इसकी ट्रिक्स सुन ले, बाकी फिर इसको बाद में भी हम देख सकते हैं। देखिए, 3 आंसर एक ही पैराग्राफ में है और वहां पे 8 आंसर कुछ 6 7 पैराग्राफ, बल्कि 10 पैराग्राफ्स पे थे। ठीक है, हमने एक ही पैराग्राफ से सारे आंसर निकाले हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समरी कंप्लीशन एंड नोट्स कंप्लीशन? नोट्स कंप्लीशन आ जाए या सेंटेंस कंप्लीशन आ जाए, उसमें आमतौर पे ज्यादा पैराग्राफ्स इन्वॉल्व होते हैं, आंसर फॉरवर्ड मोशन में होते हैं, मगर जंप एक्सपेक्टेड है। कंसेक्टिव पैराग्राफ्स में आंसर आने मुश्किल होते हैं। ठीक है, जब भी उसने कहा ना समरी, चाहे उसमें उसने वर्ड बैंक दिया है या नहीं दिया, आंसर हमेशा कंसेक्टिव पैराग्राफ्स में होंगे या एक ही पैराग्राफ में सारे आंसर होंगे। व्हेन वी से कंसेक्टिव पैराग्राफ्स मींस कि वो जंप नहीं लेगा कभी भी। या तो आंसर होंगे जी एच में, एच आई जे में, ए बी सी में, डी ई एफ में। ठीक है, अगर ज्यादा बड़ी समरी है तो। अगर छोटी समरी लाइक दिस, एक ही पैराग्राफ में आंसर होंगे। द ओनली ट्रिक इज दिस कि आपको बस पता हो कि समरी स्टार्ट कहां से हो रही है, और वो अगर हम पढ़ के कर रहे हैं तो वो वैसी सीक्वेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं तो वैसे ही पता लग जाता है, देन इट बिकम्स इजी। सो वंस यू गेट द फर्स्ट स्टेटमेंट, आपको पता लग गया कि समरी स्टार्ट हो रही है, देन इट इज इन द सेम पैराग्राफ ऑल द आंसर्स। अब ये कैसे पता चलेगा सारे आंसर एक ही पैराग्राफ में है या मल्टीपल पैराग्राफ्स में है? एक तो वही वोकैब मैच वाली टेक्निक है, कीवर्ड। दूसरा एक सिंपल सा इसका गुलिया है, अगर आपके पास 5 6 7 8 क्वेश्चन समरी के आ गए हैं, तो एक ही पैराग्राफ में तो आंसर नहीं देगा वो। और अगर एक ही पैराग्राफ में होगा तो वो फिर अच्छा खासा लंबा पैराग्राफ होगा। आमतौर पे इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं देते वो, आपने भी देख लिया पेपर के अंदर आर्टिकल। तो एक कॉमन सेंस है कि सारे आंसर एक ही पैराग्राफ से तो नहीं आने वाले, तो बाकी आर्टिकल क्यों लिखा है उसने? ओके, इसमें क्योंकि इस वाले टेस्ट के अंदर, ये पैसेज के अंदर 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें एमसीक्यूज भी हैं, इसमें फिर उसने ट्रू फॉल्स भी डाल दिए थे, फिर उसने इसमें समरी भी डाल दी है। इसीलिए उसने समरी के क्वेश्चंस एक ही पैराग्राफ में डाल दिए। तो जितने ज्यादा उसने क्वेश्चन की टाइप्स डाली होती हैं, फिर उतना वो चंक डिवाइड हो जाता है। अब ये वो टेक्निकल चीजें हैं, जब आप पेपर ज्यादा सारे सॉल्व करते हैं ना, जब आपका कोई महीना 1.5 माह गुजर जाएगा ना, तब आपको बातें समझ आनी शुरू होंगी कि एक्चुअली कितने क्वेश्चंस कहाँ पे और कैसे आने शुरू होंगे। ये तब बात समझ आती है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे समझ नहीं आएंगी। आप पेपर खोलेंगे, आपको डिवीजन नजर आ रही है कि कहाँ कहाँ पे सवाल होंगे और किस सेक्शन में आने चाहिए, देन इट बिकम्स इजी। बट एटलीस्ट यू शुड बी स्पेंडिंग एटलीस्ट 4 वीक्स विद द आइल्स पेपर, कोई 10 15 पेपर आपने किए हो, देन इट विल मेक सेंस टू यू। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी किए हैं उनको शायद मेरी बात समझ आ रही हो, कि वो चंक्स देख के आइडिया हो जाता है कितने क्वेश्चंस कहाँ पे और कैसे। ये वाली बात समझ आ गई है? बाकी इसका आंसर वो कैब मैच से निकलेगा, आप वो कैब मैच करेंगे, विल गेट इट। हाँ जी, यहाँ तक ओके है? ठीक है, इसको भी मैं सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि टेक्निक इसकी वैसी की वैसी, एक ही पैराग्राफ में सारे आंसर है। सो ये आज के लिए हम फिलिंग द ब्लैंक्स को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसकी 2 3 चीज़ें आपको बताई हैं, एक इसको प्रिपेयर कैसे करना है, दूसरा मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के अंदर फ़र्क क्या है और उसकी प्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है। गुड।
डन हो गया अगेन पहले वाले आर्टिकल पे अब हम जरा ये सीधा कर लें जी मैम एक सेकंड में देख लेते हैं समरी की टेक्निक तो सेम है मिस्ट्री